हमने कल के लेक्चर में एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल से रिलेटेड पढ़ा था और एब्जॉर्प्शनल मार्जिनल के दरमियान फ़र्क देखा, इनकम स्टेटमेंट का फ़र्क देखा और दो तीन बातें मैंने आपको बताई कि वो एक के अंदर कॉस्ट पर यूनिट का और हिसाब होता है, वो क्यों नहीं मानता उसको फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट। और दूसरी साइड पे जो है दूसरी जो कॉस्टिंग टेक्निक है वो उसके अंदर दूसरा सीन था, उसकी वजह भी बताई कि क्यों नहीं मानता। इसके अलावा मैंने फिर इनकम स्टेटमेंट के दो सवाल करवाए और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। कुछ लोगों ने तो मुझे सेंड कर दिया था क्वेश्चन करके, लेकिन जिन्होंने नहीं किया था वो मुझे बताओ क्यों नहीं किया। एक क्वेश्चन मैंने दिया था सबको और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूँ। रुको जरा। ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल की और एब्जॉर्प्शन की। ये क्वेश्चन जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने तो किया था मैंने देखा था, मैं करवा देता हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो ये क्वेश्चन करोगे। और असाइनमेंट्स वगैरह वैसे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि असाइनमेंट दिया करें, और असाइनमेंट देता हूँ तो सिर्फ एक दो करते हैं। इतनी बड़ी क्लास है और एक दो सिर्फ करेंगे तो यार फायदा तो नहीं ना इस चीज़ का। तो असाइनमेंट सारे साथ साथ किया करो, इससे यही तुम लोगों का फायदा है, मेरा क्या फायदा है। मुझे क्या जरूरत है, मैं कहूँगा ठीक है मैं पढ़ा दिया मैं चला गया। मैं फिर चेक एंड बैलेंस रखवाना चाहते हो तो फिर साथ साथ किया करो सारे। ठीक है, तुम लोगों का फायदा है, पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे खुशी से और आगे चलोगे। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, पहले ये सवाल करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम रिकॉन्सिलेशन इससे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। देखो यार, हम लोगों के इस सवाल में बजटेड प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 6,000 यूनिट्स है, कॉस्ट पर यूनिट की जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं ये 5 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेल्स यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बना लगा इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक, मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो इनकम स्टेटमेंट के बारे में मैंने वो कहा था कि ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल्स से। ठीक है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स के बारे में मैंने कहा था आपने क्या करना है, सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ। तो सेल्स यूनिट्स कितने हैं, सेल्स यूनिट्स अगर देखें 5,500 है। ठीक है, 5,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, कहाँ पे 35 पर यूनिट। 5,500 इंटू 35, कैलकुलेट करता हूँ मैं, रुको एक मिनट। 5,500 इंटू 35, 192,500, 192,500। ये मेरे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस मतलब टोटल सेल्स 192,500 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैसे तो मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यार उस फॉर्मूले का ये सीन है कि उस फॉर्मूले को आप एक एक करके करोगे उसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वैसे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला पक्का आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, इस शॉर्टकट को पक्के रखना, एमसीक्यू के लिए शॉर्टकट चलेगा। और वो शॉर्टकट था कि डायरेक्टली सेल्स यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो विद कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट जो है मार्जिनल के मुताबिक क्या होगी, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये चार कंपोनेंट्स हैं, तीन, 3 + 4 + 1, 8 + 3 = 11। 11 आ गई कॉस्ट पर यूनिट। 5,500 इंटू 11, 5,500 इंटू 11, 60,500, 60,500। अब 60,500 हमारे पास है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अब हमारे पास इसके बाद क्या आएगा, मार्जिनल के मुताबिक ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल की स्टेटमेंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आता है, ये कल मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, 192,500 में से माइनस कर दो आप 60,500, 132,000 आ जाएगा। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, 132,000। इसमें से आप लोग माइनस करोगे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड।
क्योंकि मार्जिनल में हम पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर एंड पे जाके टोटल फिक्स कॉस्ट में, जिसमें फिक्स प्रोडक्शन फिक्स नॉन प्रोडक्शन है, वो माइनस करते हैं। ठीक है, तो ग्रोस कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस करोगे, आप लोगों के पास क्या आएगा? अच्छा, अब यहाँ पे एक रोल आ जाता है, यूनिट्स आपके पास सेल्स भी होते हैं, प्रोडक्शन भी होते हैं। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन के लिए कभी भी आपने प्रोडक्शन यूनिट्स यूज नहीं करने। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन के लिए कभी भी आपने प्रोडक्शन यूनिट्स यूज नहीं करने, क्योंकि वो बोल रहे कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन, तो आप प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों यूज करोगे? तो आपने दूसरे यूनिट्स यूज करने हैं, वो कितने हैं? सेल्स कितने हैं? 5500। 5500 मल्टीप्लाई 5500 मल्टीप्लाई वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड 1 पर यूनिट है, तो 5500 मजीद इसमें से माइनस हो गया, ये आपके पास आ गया 126,500। अब 126,500 ये आपके पास क्या आ गया? टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें से आपने माइनस करनी है टोटल फिक्स कॉस्ट के, फिक्स में जिसमें प्रोडक्शन भी है और नॉन प्रोडक्शन भी है। जो प्रोडक्शन है उसने आपको दी हुई है 2, ये देखो फिक्स प्रोडक्शन है, उसने आपको दी है 2, लेकिन प्रोडक्शन के लिए यूज आप प्रोडक्शन यूनिट्स ही करोगे। ठीक है, नॉन प्रोडक्शन नहीं करोगे, क्योंकि इस बार फिक्स प्रोडक्शन है, यूज प्रोडक्शन ही करोगे, लेकिन नीचे लिखोगे, मतलब एज अ पीरियड कॉस्ट कंसीडर करोगे, क्योंकि मार्जिनल कहता है हम इसे प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करते। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास जो यूनिट्स यूज होंगे वो कौन से होंगे? प्रोडक्शन यूनिट 6000 इंटू 2, 12,000। 12,000 ये माइनस हो गई। नॉन प्रोडक्शन कितनी है? 2 पर यूनिट, और इसके लिए हम नॉन प्रोडक्शन यूनिट्स यूज करेंगे, जो कि 5500 है इंटू 2, ये हमारे पास आ जाएगा 11,000, और ये हमारे पास निकल आएगा नेट प्रॉफिट थ्रू इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, 126,500, इसमें से आप माइनस कर दो, टोटल 23,000 बनते हैं ना, 12,000 और 11,000, तो ये आ जाएगा 103,500। 103,500 ये मैंने निकाला है इनकम स्टेट, प्रॉफिट निकाला है थ्रू प्रॉफिट थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं और यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो, ये हमारे पास पूरा एसपीएल का है, लेकिन इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि यूज होते हैं मार्जिनल के हिसाब से। वो कौन कौन से? सबसे पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन का। यार कंट्रीब्यूशन पता क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ये होता है कि एक हमने हमने दो किस्म की कॉस्ट पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और भी पढ़ी है, लेकिन बेसिकली यही दो हैं। ठीक है, अब बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंकर हो रही है, बिजनेस के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी इंकर हो रही है। जिस वक्त आप सेल्स में से सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो ना, तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। जिस वक्त आप सेल्स में से सिर्फ सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, यानी कि वेरिएबल प्रोडक्शन भी और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन भी, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है कि इसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन भी है और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन भी है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताया है पर यूनिट का। लेकिन अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से नहीं, तो फिर आप सेलिंग प्राइस की जगह टोटल सेल्स ले लो। सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास आएगी टोटल में, मतलब कि टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी वो। ठीक है, अब आपको पता है सेल्स आपके पास कितनी है? यहाँ देखो, सवाल के मुताबिक 192,500, एक एग्जांपल बता रहा हूँ सवाल के से रिलेट करके। 192,500 माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। सारी वेरिएबल में कौन कौन सी हैं? ये हैं 4, देख रहे हो, और एक वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन है 1, ऐसा ही है। सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट आप माइनस कर दो टोटल के लिहाज से, इनको मल्टीप्लाई करो यूनिट से, इसके भी यूनिट्स 5500 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बेचे 55 है ना। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन आप कमाते हो,
तो कंट्रीब्यूशन जब आपने कैलकुलेट करना है तो सेल्स यूनिट्स यूज करने, प्रोडक्शन यूनिट्स यूज नहीं करने, ठीक है। तो 5500 इसको मल्टीप्लाई कर दो और 5500 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो इसका तो 5500 को मैंने सारों से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया था 60500, ये इसी का आंसर है ना, क्योंकि देखो ये चारों मिलके ही 11 बन रहे हैं, तो मैंने वो निकाला हुआ है, ठीक है। माइनस एक तो 60500 वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस एक और वेरिएबल कॉस्ट है ये 1 की, प्लस 5500 मजीद, ये जो 1 की अलहदा से नॉन प्रोडक्शन में, ये भी वेरिएबल कॉस्ट ही है ना नॉन प्रोडक्शन में, लेकिन ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा 126,500, आप चाहे कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। ये मैंने किस तरह निकाला है, सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी है। इस तरह क्या होता है कि आप अगर चाहते हो कि क्या कहते हैं जल्दी कर लें, मजीद जल्दी कर लें, तो ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं, मतलब वो आपसे सिर्फ पूछ ले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बताओ, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इस सवाल के मुताबिक कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 35 माइनस बाकी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो 3 -4 -1 -3, पहले ये 4 माइनस की, फिर ये नीचे नॉन प्रोडक्शन 1 भी माइनस कर दो, 3 4 7 8 8 3 11 12 23 आपके पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 23 आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये पर यूनिट में आया, लेकिन अगर टोटल में निकालना है तो टोटल सेल्स और टोटल आपने वेरिएबल कॉस्ट यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे मैंने कंट्रीब्यूशन जब आ गया एक मरतबा, उसमें से मैंने माइनस किए फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, तो फॉर्मूला भी यही बनता है, ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा फॉर्मूला क्या बना, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बना कि जिस वक्त आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से, जिस वक्त आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो, चाहे वो प्रोडक्शन है चाहे वो नॉन प्रोडक्शन है, आपके पास क्या रह जाता है, प्रॉफिट रह जाता है। प्रॉफिट कब रहेगा आपके पास, जब आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे। जिस तरह के 126,500 तो हमारा आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी बन रही है, एक की 12,000 और एक 11,000, बात वहीं आ गई 33,000, बस इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका और है। तो 103,500 आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, या अगर नेगेटिव में आया तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला जो इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हो और ऊपर वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को फॉर्मेट बनवाने लगा हूं, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें आता है पहले आपके पास अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एडजस्ट करते हो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, वो देखते हैं भी क्या होगी इस सवाल में, उसमें से आप माइनस वो एडजस्ट करने के बाद आपके पास आ जाता है एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब नॉन प्रोडक्शन में आपके पास दो किस्म की होती हैं, एक वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन और एक फिक्स नॉन प्रोडक्शन, और आपके पास आ जाता है प्रॉफिट। सारी चीज़ों को पुट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह कितना क्या आंसर आता है। सबसे पहले सेल्स, सेल्स के लिए यूनिट्स तो वही यूज होने 5500 और सेलिंग प्राइस भी वही यूज होनी है 35, 5500 इंटू 35, ये तो मेरे से आपके पास वही सेम अमाउंट आ जाएगी 192,500, 192,500, ठीक है। अब इसमें से आपने लेस किया करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्टली बस सेल्स यूनिट्स उठाओ और कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस बार कॉस्ट पर यूनिट वो नहीं यूज होगा जो मार्जिनल में यूज हुआ, क्योंकि इसका अपना कॉस्ट पर यूनिट होगा, और वो किस तरह निकलेगा, वो पांचों कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, 3 + 4 + 1 + 3, एंड एट द एंड आपके पास क्या आएगा 2, यानी कि टोटल आ जाएगा 13 जो यूज होगा कॉस्ट पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, 13, ठीक है। 5500 इंटू 13 करो तो, एक मिनट जरा, 5500 इंटू 13, ये आ जाएगा 71,500, 71,500, इसको माइनस करो तो ये अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मैं देखता हूँ कितना आता है, 192,500 माइनस 71,500,
121,000 आ जाएगा, 121,000 आपके पास आ गया अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें हमने एडजस्ट करनी है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन, जिसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या जस्ट क्या करना है। आपने ना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ना, ये पक्की बात याद रख लो, कल भी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आ रहा था, मतलब उन्होंने मेरे से बाद में पूछा था। सिर्फ आपने ना क्या करना है, एक आपने सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स, इनका करना है कंपैरिजन। आपने देखना है इनका जो डाटा है, इसके जो फॉर्मूला में जो ये चीजें हमने लिखनी है, ये हमारे पास गिवन है। अगर ये गिवन है तो इससे इसके अलावा कुछ नहीं करना। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे तो हम प्रोडक्शन ही यूज करेंगे, यूनिट्स यूज करेंगे, मल्टीप्लाई ओ ए आर। ठीक है, मल्टीप्लाई ओ ए आर और एक्चुअल ओवरहेड्स। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपके साथ एक इशू आया होगा कि मैंने ओ ए आर जो है ना आपको नहीं दिया था, ओ ए आर आपको नहीं दिया था, ओ ए आर मैंने आपको नहीं दिया था। फॉर एग्जाम्पल ओ ए आर आपके पास है यहाँ पे, एक मिनट रुको जरा। फॉर एग्जाम्पल ओ ए आर आपके पास है 1.9, ओ ए आर आपके पास है 1.9, एक एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा हूँ। ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपकी कितनी थी, वो थी 6,000, 6,000 थी ना, हाँ 6,000। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आपके कितने आ गए तकरीबन, 6,000 इंटू 1.9, 11,400, 11,400 आ गए आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। दूसरी साइड पे आपने क्या निकालने, एक्चुअल ओवरहेड्स। अब वो देखते हैं कि गिवन है, वैसे तो उसने एक्चुअल ओवरहेड्स टोटल नहीं दिए, लेकिन उसने हमें एक्चुअल ओवरहेड बेसिकली क्या है, यही फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की बात कर रहे हैं ना, वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि यार एक्चुअल में फिर हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने होंगे, कि जो एक्चुअल के यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट के साथ। अब हमें पता है एक्चुअल यूनिट है 6,000, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 12,000। ये 12,000 हम यूज करेंगे, 12,000 को हम यूज करेंगे किस लिए, एज ए एक्चुअल ओवरहेड्स। ये देखो 12,000। और एमसीक्यू जब हम करेंगे तो वहां पे भी समझा दूंगा कि आपको किस तरह देखना है, वहां पे मैं बता दूंगा कि किस तरह क्वेश्चन में आती है ये चीज। ठीक है, अब देखो, तो 12,000 ये आ गया। अब बताओ मुझे अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, बताओ भाई, अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है। अच्छा हुसैन देखो, सीन ये है कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ओ ए आर आपको ना, ओ ए आर, ये पहले सबसे पहले ना अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन आपने निकालनी होती है स्टेटमेंट के लिए। वो निकालने के लिए आपको दो चीजें जरूर चाहिए होती हैं, क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन किसका डिफरेंस होता है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का। एक्चुअल ओवरहेड्स तो आपको मिल जाते हैं सवाल से, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको मिल जाते हैं, और अगर नहीं भी मिलते तो आप यूनिट्स उठा के निकाल सकते हो। जैसे मैंने किया, यूनिट्स मल्टीप्लाई एक्चुअल, ये जो क्या कहते हैं कॉस्ट, यूनिट्स मल्टीप्लाई मैंने किया ना किससे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट से। एक्चुअल वैसे नॉर्मली आपको सवाल में गिवन होता है, हम एमसीक्यू में देखेंगे कि दिया होगा। हाँ, बात रह गई एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब निकलता है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई ओ ए आर। ओ ए आर आपको गिवन होता है सवाल में, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, ये ओ ए आर आता है। ओ ए आर को मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल प्रोडक्शन से, ये आ जाते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड आपके पास थे, एब्जॉर्ब भी आ गए, इन दोनों का जो कंपैरिजन होता है वो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये देखना है अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, वो देखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि आपने एब्जॉर्ब की बेस पे देखना कि एब्जॉर्ब क्या है, एब्जॉर्ब कम है या ज्यादा है। इस सवाल के मुताबिक एक्चुअल और एब्जॉर्ब में देखा जाए तो एब्जॉर्ब कम है। उस्मान ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ हमारे एक चैप्टर के अंदर F2 लेवल तक भी प्रोडक्शन ही डील होता है सिर्फ। ठीक है, इस मकसद के लिए ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। अच्छा, तो 11,400 कम है 12,000 से, सीधी सीधी बात है, तो 600 से आपके पास क्या आ गई है, अंडर एब्जॉर्प्शन। 600 से आपकी क्या हो गई है, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो 600 को आप यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन को आप हमेशा माइनस करते हो, अंडर एब्जॉर्प्शन को हमेशा आप माइनस करते हो। ठीक है, तो 1,21,000 -600, ये आ गया 1,20,400।
एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,400। ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन है, इसमें से आपने माइनस करनी है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, फिक्स नॉन प्रोडक्शन। तो नॉन प्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट पता होना जरूरी है, वो हमारे पास है। ठीक है। वो लेकिन और दोनों के लिए हम यूनिट्स कौन से यूज करेंगे, अब 5500, क्योंकि दोनों नॉन प्रोडक्शन है ना, तो प्रोडक्शन यूनिट्स आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। मैं एक मिनट उस्मान में करता हूँ ऊपर, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले ये कंप्लीट कर लूँ। 5500 इंटू, पहले वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि टोटल वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन आ जाए, फिर फिक्स नॉन प्रोडक्शन पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए फिर टोटल फिक्स नॉन प्रोडक्शन का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इनके, देखते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट गिवन है। फिक्स नॉन प्रोडक्शन कितना है, 2 पर यूनिट, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कितना है, 1 पर यूनिट। ठीक है। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कितना है, 1 पर यूनिट, और फिक्स कितना, 2 पर यूनिट। तो ये तो आ जाएगा 5500, और ये आ जाएगा 11,000, और प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 12400 माइनस 5500 माइनस 11,000, 103,900, 103,900। ठीक है। अब देखो डिफरेंस तो आ रहा है, उसका प्रॉफिट और आ रहा है, इसका प्रॉफिट और आ रहा है। एब्जॉर्प्शन और मार्जिन से ना प्रॉफिट मुख्तलिफ चेंज आते हैं, ये बात याद रखना। अभी मैं बताता हूँ कि इसके अंदर एक दो बातें और भी बतानी है, लेकिन फिलहाल जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा हाँ, इस सवाल में मैंने ना वैसे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड खुद दिया हुआ था, वो दिया हुआ था, वैसे मैंने ये यूज करना था। हाँ, 11,800 का मैंने दिया हुआ था, लेकिन वो मैंने अपने से ना ओ ए आर कंसीडर करके 11,400 यूज कर लिए। जिन्होंने 11,800 यूज किया एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड उसके मुताबिक किया, उनका भी ठीक है। ठीक है ना, वो मैंने दिया हुआ था, मेरे जेहन से निकल गया कि मैंने दिया हुआ है। अच्छा, सवाल में नॉर्मली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दिया नहीं होता, सवाल में क्या दिया होता है, ओ ए आर ज्यादातर, लेकिन दिया हो तो इस तरह फिर आपने सवाल में दिया हुआ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज करना है। ठीक है। 11,800 जो ये था इसको यूज करना था यहाँ पे, मैंने ओ ए आर अपने से कंसीडर करके उसके मुताबिक निकाल लिया, थोड़ा चेंज आया क्योंकि सवाल से हटके था, लेकिन 11,800 को यूज करना है। ठीक है ना। लेकिन एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है, और मुझे बताओ सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सर ये अंडर ओवर वाला पार्ट रिपीट कर दें प्लीज। जी, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट रिपीट कर दें, ये जो ओ ए आर है वो कहाँ से ली है। एक मिनट। हाँ यार आप इस तरह करो, एक मिनट में ना, या तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया, हमने दो क्वेश्चन कर लिए जो हम कर रहे थे। ठीक है। अब ये सीन है कि हम लोगों ने ना एक चीज पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, होता पता है क्या है, एक टॉपिक है जिसका नाम है रिकॉन्सिलेशन। एक टॉपिक है जिसका क्या नाम है, रिकॉन्सिलेशन। होता क्या है कि आपके पास ना, आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट आया, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आया। नॉर्मली प्रॉफिट आपके पास आ रहे हैं, मार्जिनल का आ रहा है, एब्जॉर्प्शन का आ रहा है। दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आता है, डिफरेंस होता है, हमेशा होता है, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। ठीक है। आपके पास मार्जिनल का प्रॉफिट हो, और मैं आपको कहूं कि यार कोई ऐसा जादू लगाओ कि ये मार्जिनल का प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट पे चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने एक क्वेश्चन किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन किया, उसे मेरा मार्जिनल का प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 1 लाख, और उसी क्वेश्चन के थ्रू मेरा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,10,000, 1,10,000। अब ये तो अलग अलग है, लेकिन मैं आपको ये छुपा दूं, मैं कहूँ यार ये मुझे नहीं पता एब्जॉर्प्शन का कितना आ रहा है, आपको मैं 1 लाख दूं, और मैं कहूँ कि यार इसको कन्वर्ट करो कि इसी सवाल के थ्रू अगर मैं एब्जॉर्प्शन से करूं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगाओ, ये डायरेक्टली आप बता दो कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट किस तरह आ रहा है। रिकॉन्सिलेशन यही टॉपिक है। रिकॉन्सिलेशन जो टॉपिक है वो यही है कि आप एक कॉस्टिंग टेक्निक से दूसरे के कॉस्टिंग टेक्निक का प्रॉफिट निकाल सकते हो।
प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से, प्रॉफिट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू आ रहा है उसके थ्रू आप एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। जो मार्जिनल का प्रॉफिट आ रहा है उसके थ्रू आप एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला है पहले सुन लो, पहले मैं एक मिनट ना इसको इरेज कर देता हूँ। एक बात याद रखना हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो रिकॉन्सिलेशन करने के लिए ना, रिकॉन्सिलेशन करने के लिए हमेशा आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ऊपर रखना है, एब्जॉर्प्शन का नीचे रखना है हमेशा, चाहे उसने आपको जो भी प्रॉफिट दिया है। अभी एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल उसने हमें दिया मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया 1 लाख, उसने हमें मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, और उसने कहा कि मुझे बताओ कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या प्रॉफिट आएगा, अगर हम इसी सवाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करें तो प्रॉफिट कितना आएगा। सिंपल उसने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब क्या हिसाब किताब है कि इसका जो डिफरेंस है ना वो किस तरह निकलेगा, आप डिफरेंस इस तरह निकालते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वही क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो वो जिसको मैंने इग्नोर करवाया था कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हमने लिखी थी, मल्टीप्लाई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ही OAR पर यूनिट होता है, आपको पता है इस बात का? क्योंकि देखो ना OAR पर यूनिट का क्या फॉर्मूला होता है, OAR का यही फॉर्मूला होता है ना, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। और एक्टिविटी लेवल हमारे इस चैप्टर में यूनिट्स ही कंसीडर होते हैं और कुछ कंसीडर नहीं होते। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, जो बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है वो OAR पर यूनिट है, और यहाँ पे आपने OAR ही यूज करना है। ठीक है ना। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपका क्लोजिंग स्टॉक है 6000 और ओपनिंग स्टॉक है 4000 क्वेश्चन के अंदर, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 2, तो ये कितना आ गया 6000 माइनस 4000, 2000 मल्टीप्लाई 2, आपके पास ये आ गया 4000 40,000, कितना नहीं नहीं 6 - 4 2 × 2, हाँ 4000, 4000 आपके पास आंसर आ गया। अब आपको ये पता चल गया कि जो प्रॉफिट मार्जिनल का होगा और जो प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन का होगा इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4000 का है। ये सीधा सीधा डिफरेंस बता देता है, जो दरमियान वाला जो ये फॉर्मूला लिखा है ना मैंने ब्लैक पेन से, ये डिफरेंस बता देता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के दरमियान का, कि 4000 का डिफरेंस है। ये नहीं बताया अभी तक मैंने आपको कि क्या एब्जॉर्प्शन का 4000 प्रॉफिट ज्यादा है या 4000 कम है, डिफरेंस बताया कि इनके दरमियान फर्क होगा। अब आप लोग परेशान हो गए कि अच्छा बता तो दिया कि 1 लाख प्रॉफिट ये था, डिफरेंस ये आ गया, लेकिन ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं कि भाई इसका जो प्रॉफिट है ये कम आए 4000, इसे कम मतलब 4000 को माइनस करना है या प्लस करना है। अच्छा, हुसैन ने क्वेश्चन पूछा कि रिकॉन्सिलेशन कर क्यों रहे हैं। ये रिकॉन्सिलेशन इसीलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक कॉस्टिंग टेक्निक का प्रॉफिट है तो हम दूसरी कॉस्टिंग टेक्निक का निकाल सकें। मतलब कि ये ना करें कि उसके लिए पहले मार्जिनल का अलग पूरा फॉर्मेट लगाएं फिर एब्जॉर्प्शन का पूरा लगाएं। हो सकता है आपको सवाल आए दो, अब एक उसने मार्जिनल के थ्रू दिया और दूसरे के मार्जिनल का डाटा पूरा दिया हुआ है लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए डाटा ही नहीं दिया हुआ। आप तो परेशान हो जाओगे, आप कहोगे यार मैं कैसे ही सारा करूंगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट। तो आपको ये तो पता ना कि मार्जिनल का आपने निकाल लिया, मार्जिनल का निकाल लिया तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ रिकॉन्सिलेशन करोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है ना। अब 4000 बात ये हो रही थी कि जो डिफरेंस आया वो ऐड होगा या माइनस होगा, इसमें से डिफरेंस जो आया है वो ऐड होगा या माइनस होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक चीज है जो याद रखनी है हमेशा के लिए। ये रूल है, जिस वक्त क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होगा, जिस वक्त, ये देखो रूल नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होगा हमेशा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। दोबारा सुन लो, जिस वक्त क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी ये देखो, क्लोजिंग का प्रॉफिट, क्लोजिंग का स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक कम है, तो इसका मतलब यहाँ जो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आना ना ये ज्यादा होगा किससे, मार्जिनल वाले से। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, इसका मतलब ये 4000 इसके अंदर ऐड होगा। तो 1 लाख प्लस 4000 1,04,000, 1 लाख प्लस 4000 1,04,000 होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल इसी तरह के आओ, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर एग्जांपल 1 लाख है, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 1 लाख है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ आए थे कि प्रॉफिट अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का 1 लाख है, गौर से सुनना, फॉर्मेट वही यूज किया हुआ है, ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट नीचे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का।
दरमियान में हमारे पास जो डिफरेंस है, ये मैं इरेज करके दोबारा एक मरतबा लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है 0, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 2000, मल्टीप्लाई ओ ए आर है हमारे पास 3, जो फॉर्मूले के मुताबिक ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, ठीक है। 0 - 2000 × 3, अब 6000 आ गया, 6000। अब आप लोग आंसर तो डिफरेंस तो 6000 आ गया, ये डिफरेंस तो 6000 ये वाला आ गया। आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी माइनस क्यों आ रहा है प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा, आपने उस पर रिलाई नहीं करना, गलत हो जाएगा। भाई की बात मानो, आपने डिफरेंस देख लिया 6000, बस 6000 देख लिया, डन है। आपको ये पता चल गया डिफरेंस है 6000, यहां तक आपने गेम रोक देनी है। इसके बाद आपने ये देखना है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है या ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो फिर किसका प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा, मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा आएगा। देखो अब हमें पता है कि क्या कहते हैं 6000 डिफरेंस आ गया। अब हम एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट अगर हम 1 लाख और 6000 को ऐड करके 1,06,000 करेंगे ना, तो मार्जिनल का कम हो जाएगा। हालांकि ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा होता है तो मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा रखना है। तो 1 लाख ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए, 6000 ज्यादा होना चाहिए एब्जॉर्प्शन से, तो एब्जॉर्प्शन का कम होगा। इस वजह से फिर इसको माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 94,000। और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, मार्जिनल का प्रॉफिट इसमें ज्यादा हो गया। यानी ये रूल आपने ये याद रखना है, असल रूल ये है और फॉर्मूला ये है, ठीक है। आप लोग सर रीज्वाइन करो, ठीक है, फिर हम आगे करते हैं। रीज्वाइन कर लो। एक्सक्यूज मी सर।